आज हम चर्चा करेंगे संतुलित आहार और आहार के घटक की, जिसके अंतर्गत संतुलित आहार की परिभाषा, आहार के घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल। संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, जैसे कि खनिज लवण, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सभी पोषक तत्व। पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो या शरीर में उनका संचय हो, क्योंकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनका उपयोग करके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो साथियों, ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि सभी 6 तत्व समान मात्रा में पाए जाते हों या समान मात्रा में शरीर को प्राप्त हों, जितनी शरीर को आवश्यकता है, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार के अंतर्गत जो प्रोटीन होता है उसके कार्यों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो शरीर की वृद्धि, जो ऊतक या कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उनका पुनर्निर्माण, रक्त, एंजाइम, हार्मोन आदि का निर्माण प्रोटीन से होता है। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी पड़ती है, जैसे कि किसी बीमारी, कमजोरी आदि के समय। इसकी कमी से शरीर में दुबलापन, मांसक्षय, सर्वांग शोथ आदि हो जाता है। और प्रोटीन की अधिकता से फेनाइल कीटान्यूरिया, मैप्रिल सिरप, यूरिन डिजीज, प्रोटीन फीवर आदि बीमारियां शरीर में दिखाई देने लगती हैं। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो दूध और दूध से बने सभी पदार्थ, सभी दलहन, सोयाबीन, मटर, सेम, कुछ अनाज आदि प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसे ज़्यादातर ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत कहा जाता है। ग्लाइकोजन और फैट के रूप में शरीर में संचित होता है। यह 25 से 55% तक ऊर्जा देता है। प्रोटीन की कमी होने पर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देने से प्रोटीन की सुरक्षा होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर हम कम लेते हैं तो प्रोटीन से शरीर को ऊर्जा मिलने लगती है। इसलिए अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देने से भी प्रोटीन सुरक्षित रहने लगता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी उपवास की अवस्था में यदि प्रोटीन की मात्रा संपूर्ण ली गई है, कैलोरी की 15% से कम हो, तो ऐसी अवस्था में कोटोसिस हो सकता है।
परंतु यदि संपूर्ण शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम हो तो शरीर का भार, वजन कम होने लगता है। इसकी अधिक मात्रा लेने पर शरीर का वजन बढ़ने लगता है, आलस आने लगता है। वसा की बात करें तो जिसे कि हम फैट कहते हैं, यह वसा है, ये सभी प्रकार के तेलों में पाया जाता है। इससे कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग 9 किलो कैलोरी। यह विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण में सहायक है। इसकी कमी से हमारी त्वचा में रूखापन दिखाई देने लगता है, त्वचा का फट जाना, त्वचा की परतों का अलग हो जाना, फ्राइनोडर्मा नाम की बीमारी भी हो सकती है। अधिकता से शरीर का भार आवश्यकता से अधिक हो जाना, स्थूलता आ जाना और मोटापे जैसे कई प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। साथ ही रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। मधुमेह या जिसे कि हम डायबिटीज़ कहते हैं, ऐसे रोग दिखाई देने लगते हैं। वसा के स्रोत की बात करें तो तेल, मक्खन, घी विटामिन ए का अच्छा स्रोत हैं और वनस्पति वसाएं विटामिन ई का अच्छा स्रोत हैं। तो जितने भी प्रकार के तेल हम खाते हैं उन सब में वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। खनिज लवण, शरीर में खनिज तत्वों का भी बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। इनकी संख्या लगभग 24 होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख को कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं और इसलिए इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। दांतों, हड्डियों के निर्माण, मांसपेशियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, नाड़ियों की संवेदना के वहन के लिए एवं शरीर के द्रव भाग में ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न करने के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। खनिज लवण में हम सबसे पहले कैल्शियम की बात करते हैं तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसमें 99% अस्थि, कार्टिलेज, दांतों तथा 1% अन्य ऊतकों में होता है। कैल्शियम के कार्यों की बात करें तो कैल्शियम हमारी हड्डियों, दांतों, रक्त के जमने के लिए, हृदय व अन्य मांसपेशियों के संकुचन और नाड़ियों में संवेदन संवहन के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से बच्चों को रिकेट्स रोग हो जाता है। वयस्क व्यक्तियों में इसकी कमी के कारण हड्डियां कोमल, मुलायम हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं। रक्त में इसकी कमी के कारण नाड़ी संस्थान संवेदनशील हो जाता है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द भी इसकी कमी के कारण होने लगता है। अधिकता से भूख में कमी हो जाती है, वमन की इच्छा होने लगती है, शारीरिक क्षय, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, गुर्दों में अश्मरी की संभावना बढ़ जाती है। इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, मक्खन और हरी पत्तेदार सब्जियां। आयरन की बात करें तो हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और विभिन्न एंजाइम बनाने के लिए इसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है।
इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और अधिकता से हीमोसिडरोसिस एवं आयरन पॉइजनिंग होता है। इसके स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां, दाल, ज़मीन के अंदर होने वाले कंद आदि इसके स्रोत होते हैं। पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन, नाड़ी में संवेदना की गति, कोशिकाओं की भीतर प्रेशर, हृदय गति का नियमन आदि पोटेशियम के कार्य होते हैं। इसकी कमी से अतिसार, मधुमेह एवं उपवास की अवस्था में एसिडोसिस हो जाता है। उल्टी आना, भूखना लगना, पेट फूल जाना, घबराहट, हृदय की गति बढ़ जाना आदि इसके लक्षण, कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी अधिकता से हृदय की गति धीमी हो जाती है। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। सोडियम की हम चर्चा करें तो एसिड बेस के संतुलन के लिए, नाड़ियों में उत्तेजना एवं संवेदनाओं का वहन करने के लिए सोडियम की मुख्य भूमिका होती है। इसकी कमी से मितली, अतिसार, मांसपेशियों में ऐंठन व दर्द, डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी अधिकता से सर्वांग शोथ होने लगता है। यह मुख्यतः नमक में, थोड़ी मात्रा में दूध, मीठा सोडा आदि में पाया जाता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जिन्हें कि बी और सी हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, इसके कार्यों की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू की वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए, आँखों में रोडाप्सिन बनने के लिए और अस्थियों के विकास के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। इसकी कमी से रात्रि अंधता के प्रति असहायता, जीरोप्थेल्मिया, केरेटोमलेशिया एवं त्वचा की रुक्षता हो जाती है। इसकी अधिकता से क्षुधानाश, वृद्धि में कमी, यकृत एवं प्लीहा की वृद्धि, हड्डियों में सूजन और दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके स्रोत की बात करें, दूध, घी, हरी सब्जियां, गाजर, कुछ फलों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो इसके कार्य हैं कोशिकाओं के अंदर विभिन्न तत्वों को धारण करना, मुख्य रूप से लौह तत्व के अवशोषण में सहायता करना। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों की रक्तस्राव होने लगता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, घाव भरने में देरी होने लगती है। स्रोत की बात करें तो लगभग सभी खट्टे फलों में, मुख्य रूप से नींबू, टमाटर, संतरा आदि में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी, यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण का नियमन करता है। सिरप में अल्कालाइन फास्फेट के स्तर को बनाए रखता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट जमा होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और बड़ों में हड्डियां
कमज़ोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, जिसे कि लगभग जितना सुबह का हल्का प्रकाश हो उसमें बैठने से इसकी कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर इसका निर्माण सूर्य प्रकाश से स्वतः ही होने लगता है। दूध, कॉड लीवर ऑयल और कुछ समुद्री आहारों में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई यह सेल मेम्ब्रेन को बनाने रखने के लिए ज़रूरी होता है। बालों को और रिप्रोडक्टिव से संबंधित कुछ ऑर्गन्स में इसकी मुख्य भूमिका होती है। इसकी कमी से रक्त कणों के टूटने से रक्त अल्पता हो जाती है। इसके स्रोत की बात करें तो अंकुरित बीज, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें और बीन्स में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के यह रक्त जमाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी कमी से रक्तस्राव होने लगता है और लगभग सभी हरी पत्तेदार सब्जियों में यह पाया जाता है। जल की चर्चा करें हम तो जल हमारे शरीर में मुख्य भूमिका निभाता है। शरीर की कोशिकाओं को आकार प्रदान करता है, सभी पोषक तत्वों को घोलकर विलायक का कार्य करता है। पोषक पदार्थों के परिवहन का कार्य भी जल से ही संपूर्ण होता है। जल ही हमारे शरीर को एक विलायक का कार्य करके सभी तत्वों को इधर उधर ले जाने में सक्षम होता है। जल की कमी से रुक्षता, मूत्र अल्पता, रक्त में यूरिया की वृद्धि और अंततः मृत्यु भी हो सकती है। इसकी अधिकता होने पर शरीर में ऐंठन के साथ पीड़ा, दर्द, अधिक मात्रा हो जाने पर हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे कि रक्त परिवहन संस्थान में विकृति होकर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। स्रोत की बात करें तो जल एवं सभी भोज्य पदार्थ से हमें जल प्राप्त होता है और जल को हम सीधा भी पीते हैं। तो आहार में ये 6 तत्व मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं और इनकी सीमित या परिमित मात्रा लेने पर हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। कमी या अधिकता से हमारे शरीर में विकृतियां या रोग दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आहार की योजना बनाते समय, चाहे वह परिवार की हो या एक व्यक्ति की हो, सभी पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। साथ ही यह ध्यान रखना है कि अगर बढ़ते बच्चे, दूध पिलाने वाली महिलाएं या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए विशेष आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी। आज के व्याख्यान में इतना ही। हरि ओम तत्सत।